Hello friends, good morning to all of you and welcome back to again my YouTube channel मैथ स्कॉलर। फ्रेंड्स, आप लोगों से ओपिनियन मांगा था हम लोगों ने, तो कुछ स्टूडेंट ने कमेंट में लिखा सर अर्थमेटिक का वीडियो अपलोड कीजिए और कुछ ने लिखा एडवांस का वीडियो अपलोड कीजिए। ठीक है, तो थोड़ा देर के लिए मैंने सोचा अच्छे से, फिर मैंने आप दोनों के लिए एक सॉल्यूशन निकाला। फ्रेंड्स, क्यों ना ऐसा किया जाए, एक दिन एडवांस का वीडियो अपलोड किया जाए और एक दिन अर्थमेटिक का वीडियो अपलोड किया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, ताकि दोनों आपका साथ साथ चले। ठीक है, तो आज से हम लोग स्टार्ट किए हैं एडवांस का ज्योमेट्री सेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका एनसीईआरटी कंप्लीटली एनसीईआरटी आपको फोकस किया जाएगा, एनसीईआरटी आपको बताया जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास जो होगा हम लोग घातांक और करनी का वीडियो अपलोड करेंगे। फिर उसके बाद जो क्लास होगा आपका वो ट्रायंगल का होगा। ठीक है, यदि आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको रेगुलर बेसिस पे इवनिंग टाइम में एक मैथमेटिक्स का वीडियो अपलोड किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको इस चैनल पे बेस्ट कंटेंट मिलेगा। फ्रेंड्स, आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा तो आपको खुद पता चलेगा। अगर आप इस वीडियो को वॉच करते हैं या इस चैनल को फॉलो करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं फ्रेंड्स, वारंटी नहीं गारंटी देता हूं, आप टोटल मार्क्स बाय टोटल ला सकते हैं 80/80 रिटेन पेपर में। ठीक है, बीपीएससी टीआरई के एग्जामिनेशन में। और हम लोग जो मैथ स्कॉलर आपका यूट्यूब जो चैनल है, इस चैनल पे जो है आपका टीआरई 4.0 के लिए वीडियो स्टार्ट हो चुका है, क्लासेज स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोग अभी तक क्लास स्टार्ट नहीं किए हैं देखना तो आप स्टार्ट कर दीजिए। चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल चैप्टर है फ्रेंड्स ज्योमेट्री का। ठीक है, और सबसे पहले हम लोग देखते हैं की पॉइंट्स, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। क्योंकि अगर आपका थ्योरी कंप्लीट है तो आप यकीन मानिए क्वेश्चंस इतने ज़्यादा आपको इजी लगेंगे, आपको खुद पता चलेगा कि सर ज्योमेट्री तो मज़ा आ गया पढ़ने के बाद। ठीक है, चलिए सबसे पहला कंसेप्ट है फ्रेंड्स समरूप आकृतियाँ। ठीक है, इसे अंग्रेजी में बोला जाता है सिमिलर फिगर। अब सिमिलर फिगर होता क्या है, दो आकृतियां समरूप कहलाती है यदि उनके आकार समान हो, परंतु आमाप समान हो भी सकते हैं और नहीं भी हो। ठीक है, देखिए ये जो आकार है समरूप आकृति का, ये डेफिनेटली समान होना चाहिए। ठीक है, आकार को अंग्रेजी में हम लोग शेप बोलते हैं फ्रेंड्स, और आमाप को अंग्रेजी में साइज बोलते हैं। साइज हो सकता है बराबर भी, साइज बराबर नहीं भी हो सकता है। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, समरूप आकृति बोलेंगे। जैसे फ्रेंड्स, अगर हम आपके सामने एक एग्जांपल शेयर करें आपके साथ कि दो ताजमहल है, जिसमें से एक छोटा ताजमहल है दूसरा बड़ा ताजमहल है, तो ये दोनों आकृति समरूप होंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों का आकार सेम है, इन दोनों का आकार सेम है कि दोनों ताजमहल ही है, लेकिन इन दोनों का आमाप सेम नहीं है। ठीक है, एक बड़ा है एक छोटा है, साइज इसका एक बड़ा ताजमहल है एक छोटा ताजमहल है। ठीक है, तो बड़े ताज बराबर हो भी सकता है आमाप फ्रेंड्स, यानी कि साइज नहीं भी हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें फ्रेंड्स, दो सर्किल की बात करते हैं। ठीक है, दोनों का रेडियस 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आकार भी समान है और आमाप भी समान है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। देखिए एग्जाम्पल देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। सभी वृत्त समरूप होते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पे एक ये सर्किल है जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है, एक ये है 1 सेंटीमीटर, एक ये है 3 सेंटीमीटर। ये है तो सभी सर्किल ही फ्रेंड्स, सभी क्या है, वृत्त ही हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं आकार सेम होना चाहिए, सबका आकार सेम है, सर्किल सर्किल सर्किल। अब बात करते हैं साइज का। साइज बराबर हो भी सकते हैं बराबर नहीं भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसका साइज बड़ा है 3 सेंटीमीटर, उससे छोटा इसका साइज है, सबसे छोटा इसका साइज है। वही डिफिनीशन में है, आकार तो सेम होगा, साइज सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो याद रखिएगा सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। और सभी वर्ग क्या होते हैं फ्रेंड्स, सभी वर्ग भी समरूप होते हैं। ठीक है, सभी वर्ग भी समरूप होते हैं। 4 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, 1 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, 6 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है। ठीक है, साइज जो है
बराबर हो या ना हो, लेकिन आकार सेम होना चाहिए। स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, साइज छोटा बड़ा है, डोंट वेरी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। जितने भी समबाहु त्रिभुज होंगे क्या होंगे फ्रेंड्स, समरूप होंगे। आई होप आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, असमरूप आकृतियों के उदाहरण। वो था समरूप और ये है असमरूप। असमरूप में डायग्राम अलग कर दीजिए, सिंपल, एक वर्ग तथा एक आयत, एक समबाहु त्रिभुज तथा एक विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सर्वांगसम आकृतियाँ। बेसिकली इस चैप्टर में, ट्राइंगल चैप्टर में हम लोग फोकस करेंगे। ये क्लास 10th का ट्राइंगल है, ठीक है, एडवांस सेक्शन में 9th का भी कराया जाएगा, आप लोग घबराइए नहीं। सर्वांगसम आकृतियाँ, कन्ग्रुएंट फिगर्स किसे कहते हैं? दो आकृतियाँ सर्वांगसम कहलाती है यदि उनके आकार तथा आमाप दोनों समान हो। दोनों में डिफरेंस पता चला आपको? उसमें आकार क्या था, समान था, लेकिन ये जो साइज था बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी, लेकिन इसमें गारंटी दे रहा है भाई दोनों बराबर होना चाहिए। सर्वांगसम में आकार भी और आमाप भी, शेप भी और साइज भी। सर्वांगसम का मतलब ही होता है फ्रेंड्स सभी अंगों में बराबर, सभी पार्ट्स में जो फिगर होगा वो इक्वल होना चाहिए। अब देखिए एग्जांपल, यहाँ पे एक ये सर्किल है और एक ये सर्किल है, दोनों का रेडियस है 4 सेंटीमीटर, इसका भी 4 सेंटीमीटर, तो ये सर्वांगसम है। अब क्या ये समरूप होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि उसमें क्या है, शेप साइज जो है समरूप आकृति में कि ये बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी, तो यहाँ बराबर है तो समरूप होगा, बिल्कुल होगा। उसके बाद आगे देखते हैं, दो स्क्वायर है, दोनों का साइड लिए हैं 5 सेंटीमीटर, ये सर्वांगसम भी है और समरूप भी है। ठीक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक कंक्लूजन निकलता है फ्रेंड्स, जितने भी सर्वांगसम आकृतियाँ होंगे वो डेफिनेटली समरूप होगा, क्योंकि उसका सभी पार्ट्स इक्वल होगा सर्वांगसम का, तो वो समरूप भी होगा। लेकिन जितने भी समरूप आकृतियाँ होंगी वो जरूरी नहीं है सभी के सभी सर्वांगसम होंगे। हाँ, कुछ हो भी सकते हैं कुछ केसेस में और नहीं भी हो सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर एक नोट लिखा गया फ्रेंड्स, सभी सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप हो सकती है, लेकिन सभी समरूप आकृतियाँ सर्वांगसम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दो त्रिभुज समरूप होते हैं कब? इसका क्या कंडीशन है? दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि और केवल यदि उनके संगत कोण बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती हो। ये दो केसेस अगर फुलफिल हो रहा है फ्रेंड्स दो ट्राइंगल में, तो दोनों ट्राइंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? समरूप बोलेंगे, सिमिलर बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? समरूप बोलेंगे। क्या बराबर होना चाहिए? संगत कोण बराबर होना चाहिए और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती होना चाहिए। अब इस लाइन को हम लोग पॉइंट्स को डायग्राम के हेल्प से समझते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे एक ट्राइंगल है ABC और दूसरा है DEF। ठीक है, अब संगत कोण क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए AD, तो A का संगत कोण D हो गया, यानी कि पोजीशन देखना है, पोजीशन सेम होना चाहिए दोनों फिगर में। जिस जगह B है वैसा ही पोजीशन इस डायग्राम में इसका है। C का सेम पोजीशन इस डायग्राम में F का है, यानी A का संगत कोण होगा फ्रेंड्स D, B का होगा E और C का होगा F। ठीक है, अब संगत भुजा देखते हैं। AB का संगत भुजा होगा DE, BC का संगत भुजा होगा EF और AC का संगत भुजा होगा DF। क्लियर है? आई होप आपको संगत का मतलब समझ में आ गया होगा। कोरस्पोंडेंस बोलते हैं उसको, कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ पर वही चीज़ हम लिख दिए हैं। हाँ, अब रेशियो का जिक्र किया गया था पॉइंट में, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती होना चाहिए। अगर हम रेशियो कैलकुलेट करें संगत भुजाएं का, AB बटा DE बराबर BC बटा EF बराबर AC या बटा DF, ये सभी आपस में बराबर होना चाहिए सबका रेशियो, और ये कोण बराबर होना चाहिए संगत कोण, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? समरूप होगा। ठीक है, और सिंबल फॉर्म में अगर हम बात करें, संकेत में कैसे लिखेंगे? ट्राइंगल ABC सिमिलर है, ये देखिए समरूप का सिंबल है। ठीक है, ट्राइंगल DEF। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है एंड तक आप वीडियो को ज़रूर देखिए, वीडियो को एंड तक देखिएगा तभी कंसेप्ट क्लियर होगा और अच्छे से आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर वीडियो देखने के बाद तत्काल समझ में तो आ जाता है, लेकिन जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है।
ठीक है। अगर आप पूरा वीडियो को देखिएगा तो ज़रूर क्वेश्चन सॉल्व होगा, अच्छे से कंप्लीट होगा आपका कंसेप्ट। नोट में क्या है फ्रेंड्स, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों, जैसे कि अभी दिखाए थे संगत कोण, तो वे समकोणिक त्रिभुज कहलाते हैं। अब एग्जाम में, अगर आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है बीपीएससी टीआरई 4.0 में, सपोज दैट मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो वो डैश त्रिभुज कहलाते हैं, समान कोणिक त्रिभुज कहलाते हैं, या फिर तीन अलग अलग तरह को ऑप्शन दे दिया जाए तो आपका आंसर क्या होगा, समान कोणिक त्रिभुज होगा, यानी इक्वी एंगुलर ट्राइंगल। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं, आपसे एक भी क्वेश्चंस ना गलती होगा एग्जाम में, टीआरई के एग्जाम में, और ना ही आपसे छूटेगा। टोटल क्वेश्चन आपको वीडियो से ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर आपसे विश्वास नहीं होता है आपको तो आप टीआरई 3.0 का मेरा बहुत सारा वीडियो अपलोड किया गया है, आप क्वेश्चन मिला लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। और जिस दिन वीडियो अपलोड होता है उसका डेट भी मेंशन रहता है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम के बाद हमने उसी सेम क्वेश्चंस को वीडियो बना के अपलोड कर दिया है। ठीक है, वो आपको देखने से पता चल जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स के अनुसार, अब थेल्स का क्या कहना है, जो कि यूनानी गणितज्ञ हैं, इन्हीं सेंटेंस को उन्होंने अपना एक अलग रूप दिया। उनके अनुसार दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा समान रहता है, और इसे ही थेल्स महोदय ने क्या बोले, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, या आजकल थेल्स प्रमेय के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा क्या होता है, समान होता है। ठीक है, इसी सेंटेंसेस को दूसरे फॉर्म में भी व्यक्त किया जा सकता है फ्रेंड्स। किस में व्यक्त किया जा सकता है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ठीक है, ये भी थेल्स प्रमेय ही है। अब इसका डायग्राम समझिए, आपको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। ये देखिए, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, ये ट्रायंगल है ABC, मान लेते हैं कि इस भुजा के समांतर एक रेखा खींचा गया D, तो ये जो अन्य दो भुजाएं हैं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। यानी कि थेल्स प्रमेय से रिजल्ट क्या निकलता है, क्वेश्चन में ही मेंशन है कि ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, तब इसका जो रेशियो होगा फ्रेंड्स, AD/DB बराबर होगा AE/EC। यही थेल्स थ्योरम है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें चार पॉसिबिलिटीज आपके बनते हैं, AD/DB बराबर AE/EC, एक ये लिख सकते हो। ठीक है, ज़्यादा यही आपका पॉपुलर है, बाकी जिसका जहाँ यूज होगा वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। ठीक है, दूसरा आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको रेशियो के रूप में, AD/ ये पूरा साइड AB बराबर AE/ ये पूरा साइड AC। क्लियर है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो DB/ ये पूरा साइड AB बराबर EC/ पूरा साइड AC, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो DB/AD बराबर EC/EA। क्लियर है, चारों तरीका आप यूज़ कर सकते हैं। ये थेल्स थ्योरम है आपका। चलिए, अब थेल्स थ्योरम का जो विलोम होता है वो क्या कहता है, थेल्स थ्योरम का विलोम। अब जो थेल्स थ्योरम क्या था, थेल्स थ्योरम में आपको ये वाले लाइन इस लाइन के पैरेलल दे रखे थे। ठीक है, और रेशियो आपको रिजल्ट के रूप में आया था, ये रेशियो। लेकिन थेल्स का जो विलोम है इसमें क्या है फ्रेंड्स, ये रिजल्ट ही दे रखा है रेशियो के फॉर्म में, तो इसमें बोला जाता है कि ये वाला जो होगा साइड लाइन इसके पैरेलल होगा। अगर किसी ट्राइंगल में साइड का रेशियो बराबर हो AD/DB बराबर AE/EC, तो ये लाइन इस साइड के पैरेलल होता है। यही है थेल्स थ्योरम, सॉरी ऑपोजिट ऑफ थेल्स थ्योरम। क्लियर है, चलिए हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चंस। दिए गए चित्र में यदि DE पैरेलल है BC, देखिए DE किसके पैरेलल है, BC। जब ये रेखा इसके पैरेलल है तो यहाँ पे थेल्स थ्योरम लगेगा, अप्लाई होगा। तो EC का मान निकालें, EC का मान निकालें, थेल्स थ्योरम लगा दीजिए फ्रेंड्स, AD/DB बराबर AE/EC। ठीक है, AD का मान है 1.5/DB का मान है 3 बराबर AE का मान है 1, और EC हमें कैलकुलेट करना है। डेसिमल हटा दीजिए, 15 दूना
30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, EC का वैल्यू कितना आ गया फ्रेंड्स 2 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फ्रेंड्स। ठीक है, ये किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हुआ, थेल्स थ्योरम। ठीक है, यूजिंग थेल्स थ्योरम। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, दिए गए चित्र में DE पैरेलल है BC। देखिए फिर ये DE पैरेलल है BC, अगर पैरेलल है तो इसका मतलब थेल्स थ्योरम क्या होगा, यूज होगा। तो लगाइए थेल्स थ्योरम, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। अब इसमें किसका वैल्यू निकालना है, AD का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम AD को एज इट इज छोड़ देते हैं, बार इसका वैल्यू है 7.2 बराबर AE का वैल्यू है 1.8 और इसका है 5.4। देखिए इसको हम हटा सकते हैं, इसका डेसिमल नीचे 10 आएगा, इसका डेसिमल ऊपर 10 जाएगा, दोनों कट जाएगा। 18 कम 18, 18 तिया 54, इसको काट दीजिए 24 से 2.4। तो AD का वैल्यू कितना आ गया फ्रेंड्स 2.4 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसा लगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। कल का क्लास घातांक और करनी यानी अर्थमेटिक का होगा, उसके बाद फिर आपका इसका पार्ट 2 आएगा। ठीक है, अल्टरनेट करके हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे, अभी अर्थमेटिक का भी और एडवांस का भी। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें जो भी लेक्चर्स बताए गए हैं फ्रेंड्स, ये पूरा जो थ्योरी है आपका, इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप इस नंबर पर SMS कर सकते हैं 9955691532 पे। ठीक है, और इस वीडियो के लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिलेगा, वो आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे भी PDF क्या होते हैं सेंड किए जाते हैं, टेलीग्राम पे ही PDF सेंड किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, PDF से क्या होगा, आप प्रॉपर रिवाइज कर सकते हो, इसी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चंस शेयर किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।